नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, जिसमें बात होगी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कि इस समारोह में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे 10 बजे की सुर्खियों पर। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 9 और 10 तारीख के लिए दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति भवन में भी आज नहीं होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी समेत एनडीए नेताओं के बीच आज भी चलेगा बैठकों का दौर। कांग्रेस कार्य समिति करेगी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग पर विचार। समाजवादी पार्टी और तृणमूल संसदीय दल की रही बैठक। हैदराबाद में रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि देने का सिलसिला। भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अपनी छाप। तेलंगाना सरकार राजकीय सम्मान के साथ करेगी अंतिम संस्कार। दिल्ली के नरेला स्थित फूड फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत। तो आपको बता दें कि ये थी सुबह की हेडलाइंस और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। दरअसल आने वाली कल यानी कि 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 और 2019 के बाद अब फिर अगले 5 साल के लिए मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर भारत के पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्रों के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुत, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में भी शामिल होंगी। लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की ये यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर विजन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। खास बात यह है कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में श्रमिकों और स्वच्छाग्रहियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। और नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली में देश और विदेश से आने वाले तमाम वीवीआईपी मेहमान इकट्ठा होंगे और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की गई है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएसएस, साइक्लोलाइट विमान और जैसे पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल, एनएसजी, कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। तमाम बड़े होटलों की भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है। और वहीं राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा। 15 और 22 जून को भी ये समारोह नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के कारण ये फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक शनिवार को रस्मी गार्डों की अदला बदली का समारोह आयोजित किया जाता है। चेंज ऑफ गार्ड एक पुरानी सैन्य परंपरा है जिसमें राष्ट्रपति भवन के गार्ड समय समय पर बदले जाते हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाने की तस्वीर साझा की है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को दही चीनी खिलाकर उन्हें उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
2024 का लोकसभा चुनाव जीतने पर पीएम मोदी को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पोस्ट किया जिसमें एलन मस्क ने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत पर बधाई। मैं आशा करता हूं कि मेरी कंपनियां भारत में रोमांचक काम करेंगी। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे ये बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय में होगी। कहा जा रहा है कि आज की इस बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन होगा। कांग्रेस को इस चुनाव में 99 सीट पर जीत हासिल हुई है, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों से बेहतर है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। पार्टी के अंदर एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी और विपक्ष के नेता का पद संभालना चाहिए। इस अहम विषय पर भी बैठक में चर्चा होगी। और उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों और उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर और सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश के नारे के साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने 37 सीट पर विजय हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम कोलकाता में अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगी। 2019 में बंगाल की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार ये संख्या बढ़कर 29 हो गई है। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में पार्टी के इस नतीजों का विश्लेषण किया जा सकता है। बैठक में पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने तीसरी बार डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एन चंद्रबाबू नायडू अपने सलाहकारों द्वारा तय शुभ समय 11:27 पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह विजयवाड़ा में गन्नावरम एयरपोर्ट के पास केसरपल्ली आईटी पार्क में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा और अन्य एनडीए सहयोगी दलों के नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि एन चंद्रबाबू नायडू के साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे या नहीं। 74 वर्षीय नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये दूसरी बार होगा जब वो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले वो 1995 से 2004 के बीच संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्य के विभाजन के बाद 2014 से 2019 तक भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं। टीडीपी जनसेना बीजेपी गठबंधन ने 175 सदस्यीय विधानसभा में से 164 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कल हुई बैठक में भोपाल से रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले भाजपा सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद रहे। आलोक शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित भोपाल लोकसभा सीट से आलोक शर्मा प्रचंड बहुमत से सांसद चुनकर आए हैं। एनडीए की बैठक में वो भी शामिल थे। क्या निकल के आया और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह देख रहे हैं जब वहाँ पूरी बैठक हुई, चर्चा हुई? मेरे लिए तो बड़ा खुशी का दिन है कि पहली बार सेंट्रल हॉल में बैठकर मैंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुना है। बहुत ही जल्दी वह शपथ लेने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस बार हम तीसरी बार एनडीए की जो सरकार शपथ लेने जा रही है उसमें हम हर गारंटी को पूरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करनी कथनी में अंतर नहीं है। जो एनडीए की सरकार कहती है पूरा करेंगे। मैं समझता हूं जो विकसित भारत के संकल्प जो लिया है उसको पूरा करेंगे और वास्तव में हमारा भोपाल भी विकसित भारत के दौड़ में उसको भी विकास के पंख लगेंगे और हमारा भोपाल भी विकास के पथ की ओर अग्रसित होगा। आप मेयर रहे हैं भोपाल के, पहली बार सांसद चुन के आए हैं,
क्या रूपरेखा बनाई आपने विकास को लेकर भोपाल के, और क्या ऐसा आपके मन में है कि ये करना है भोपाल के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हमने एक भोपाल के विकास का रोड मैप बनाया है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो यूनियन कार्बाइड है, वहाँ का जो मिथेन है, जो कचरा है, उसको मैं समय सीमा में हटाकर भोपाल की जनता की सेवा करूँ। भोपाल की रेल कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, भोपाल में एयर कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, भोपाल में पर्यावरण के लिए और बेहतर क्या किया जाए। देश की अन्य राजधानियों के भी विकास का मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि भोपाल राजधानी पहले बना पर अन्य राजधानी बाद में बनी, परंतु उनका डेवलपमेंट हो गया, हमारे भोपाल का डेवलपमेंट कहाँ छूटा, कहाँ पीछे रह गया, इनका भी मैं आकलन कर रहा हूँ। आप मध्य प्रदेश की राजनीति करते रहे, आप लगातार वहाँ रहे, अब दिल्ली आप आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जिस आइडियोलॉजी के लिए, जिस विचारधारा के लिए हम काम करते हैं, उसमें स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। हमसे बात करने के लिए आलोक जी, तो ये थे हमारे साथ भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी, जिनका कहना है कि पार्टी जो उन्हें जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार अपने लोकसभा क्षेत्र भोपाल के साथ साथ पूरे देश का विकास जो है वो तीव्र गति से होगा, ऐसी उनको उम्मीद है और लगातार वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लगे रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुबह की मुख्य खबरों पर। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता। दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 9 और 10 तारीख के लिए दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति भवन में भी आज नहीं होगा चेंज ऑफ गार्ड समारोह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी समेत एनडीए नेताओं के बीच आज भी चलेगा बैठकों का दौर। कांग्रेस कार्य समिति करेगी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग पर विचार। समाजवादी पार्टी और तृणमूल संसदीय दल की भी बैठक। हैदराबाद में रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि देने का सिलसिला। भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति ने पत्रकारिता और फिल्म जगत पर छोड़ी अमिट छाप। तेलंगाना सरकार राजकीय सम्मान के साथ करेगी अंतिम संस्कार। उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके लू की चपेट में, वहीं आज महाराष्ट्र में हो सकती है मानसून की एंट्री। दक्षिण के हिस्सों में बारिश के आसार। दिल्ली के नरेला स्थित फूड फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। पाइपलाइन में गैस रिसने के कारण फैली आग के बाद हुआ विस्फोट। दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में आज बड़े उलटफेर। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रनों से मात देकर हासिल की लगातार दूसरी जीत। बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हराया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मीडिया जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का आज सुबह
निधन हो गया। तेलंगाना के हैदराबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली। रामोजी राव का हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। तेलंगाना सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की है। उधर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में रहते हुए रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया है। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और ईनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों का बनाने का श्रेय रामोजी राव को जाता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उन्होंने समृद्ध योगदान दिया, पत्रकारिता और फिल्मों की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित किए हैं। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों द्वारा इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूँ। फिल्म निर्देशक एस राजामौली, संगीतकार एम किरवानी सहित कई हस्तियों ने हैदराबाद फिल्म सिटी में ईनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के नरेला में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 14 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दमकल विभाग के मुताबिक आग लगने की सूचना तड़के करीब 3:38 पर मिली थी। और वहीं अब बात दिल्ली में जल संकट की। दरअसल दिल्ली में जल संकट की समस्या जस की तस बनी हुई है। टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी की ज़रूरत हरियाणा सरकार यमुना नदी से, उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखरा नागल से मिले पानी से पूरी करती है। दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत है नहीं और दिल्ली जल बोर्ड को हर दिन पानी की किल्लत के बीच दिल्ली वासियों को जल की आपूर्ति करनी पड़ रही है। और अब बात मौसम को लेकर भी, जहां मौसम विभाग की ओर से आ रही खबरों के अनुसार मानसून की आज महाराष्ट्र में एंट्री हो सकती है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम मध्य के बाकी हिस्सों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
इसके अलावा अगले पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों और पंजाब और हरियाणा में कई जगह धूल भरी आंधी के साथ गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। आईएमए के 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के कैडेट्स चेस्टवुड ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। भारतीय सैन्य अकादमी के 355 कैडेट्स आज शपथ लेकर भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। साथ ही मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी आज पास आउट हुए। उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए, जबकि आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी इस परेड में मौजूद हैं। 355 भारतीय कैडेट्स सेना के अलग अलग कोर से जुड़कर देश की हर कोने में सेवा देने के लिए जाएंगे। पासिंग आउट परेड कैडेटों के अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प की यात्रा का प्रतीक है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए नारायणपुर डीआरजी के 3 जवानों को गुबेल इलाके से एयरलिफ्ट किया गया है। बीते कल दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर हुई ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें से 8 लाख रुपए का इनामी एक एरिया कमांडर भी शामिल था। मौके से मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली घायल भी हुए, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की भी संभावना है। और आज विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दरअसल पिछले कई सालों से दुनिया भर में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, जिससे महासागर भी वंचित नहीं है। विश्व महासागर दिवस महासागरों के अंधाधुंध दोहन और संरक्षण के स्थायी समाधान को खोजने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। वैश्विक स्तर पर महासागर दिवस मनाने की पहली बार 1992 में कनाडा सरकार द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। इस प्रस्ताव को प्रतिनिधियों द्वारा काफी समर्थन और सराहना भी मिली थी। समुद्रों के संरक्षण को देखते हुए 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाने के लिए एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद से हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश भर की पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में भी आज गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना की है। अफगानिस्तान ने T20 आपको बता दें, अब बात खेलों की करेंगे, जहां अफगानिस्तान ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड को 84 रनों के बड़े अंतर से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। आज खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 160 रनों का लक्ष्य दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तानी गेंदबाजों के आगे 15 ओवर भी नहीं टिक पाई और 75 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। अफगानिस्तान के लिए राशिद और फलहक ने 4-4 विकेट चटके। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज खेले गए दिन के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं मौजूदा सीजन में ये श्रीलंका की दूसरी हार है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में 8 विकेट खोकर 125 रन बनाए और 2 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। वहीं T20 क्रिकेट विश्व कप में आज तीसरा मैच नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम 8 बजे शुरू होगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। आज दोनों टीमों की कोशिश दूसरा मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज होने की होगी। ग्रुप स्तर का एक मैच खेल चुकी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आज अपने दूसरे मैच में मैदान पर उतरेंगी। T20 विश्व कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की थी, तो वहीं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया मैच बेनतीजा रहा था।
आज के मैच में इंग्लैंड की नजर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत पर टिकी होंगी। वहीं भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल आज ATP 100 चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे, जहां उनकी कोशिश जीत के साथ फाइनल में प्रवेश करने पर होगी। सेमीफाइनल मैच में नागल का सामना फ्रांस के लुका वेन से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में नागल ने रूस के इवान गखोव को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने देश में वित्तीय प्रबंधन से जुड़े मामलों पर बैठक की। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया। RBI ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट को 6.5% बरकरार रखा है। महंगाई को टिकाऊ स्तर यानी 4% पर लाने और वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके साथ MPC सदस्यों ने लक्ष्य के अनुरूप खुदरा महंगाई को लाने के लिए उदार रुख को वापस लेने के अपने निर्णय को भी कायम रखने का फैसला किया है। The Monetary Policy Committee met on 5th, 6th and 7th June. After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फ्यूल की कीमतों में डिफ्लेशन और खाद्य महंगाई उच्च स्तर पर बने रहने की बात कही। उन्होंने मॉनसून के सामान्य रहने से खरीफ के उत्पादन में तेजी और महंगाई दर समान बने रहने की उम्मीद जताई। CPI headline inflation softened further during the months of March and April, though persisting food inflation pressures offset the gains of disinflation in core and deflation in fuel groups. The deflationary trend in fuel was driven primarily by the LPG price cuts in early March. Core inflation softened for the 11th consecutive month since June 2023. Services inflation moderated to a historic low and goods inflation remained contained. The outlook on crude oil prices remains uncertain due to geopolitical tensions. बेसिक होम लोन के CEO और को-फाउंडर अतुल मोगा ने RBI के रेपो रेट के फैसलों को यथावत रखने के फैसले का स्वागत किया है। मोगा ने कहा कि यह होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन देश में व्याप्त मुद्रास्फीति से निपटने के लिए यह जरूरी भी है। RBI has kept the lending rates at 6.5%, the benchmark rate at 6.5%. Although this is not a good news for current home loan owners, as this will not give any relief to their current EMIs. But given the current levels of inflation in the country, we believe that this was much needed. We hope that in future meetings and in due course, this benchmark rates will be reduced so that people can buy more home loans and eventually can fulfill their dream of owning a home. वित्त वर्ष 2024-2025 में महंगाई के 4.5% पर बने रहने का अनुमान है। RBI के अनुसार महंगाई पहली तिमाही में 4.9%, दूसरी में 3.8%, तीसरी में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रह सकती है। RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP 7.2% रह सकती है। पहली तिमाही में GDP 7.3%, दूसरी में 7.2%, तीसरी तिमाही में 7.3%, तो चौथी तिमाही में 7.2% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।